फिल्में कितनी फनी होती हैं। हीरो हीरोइन से कहता है, पुष्पा तुम्हारे एक आंसू की कीमत मोतियों के बराबर है। तो गलत क्या है? आंसू की कीमत मोती के बराबर, मगर कैसे? वो तो हीरोइन के आंसू हैं। दुनिया में ट्रीज के आंसू भी कीमती होते हैं। ट्रीज के आंसू? यस, रबर ट्री के आंसू। रबर मतलब बॉल वाली रबर? जी हाँ, इरेजर वाली रबर, गाड़ियों के टायर्स वाली रबर, रबर जो प्रेशर कुकर के गैस्केट, सर्जन्स के ग्लव्स और एलपीजी सिलेंडर के पाइप्स में काम आती है। बलून्स की रबर, हेयर बैंड की रबर, फ्रेंडशिप बैंड की रबर, टॉयज की रबर, इतना तो मुझे भी पता है। ये रबर ट्रीज से मिलती है, जिन्हें इंडिया में 1902 से 1903 के आसपास केरला के थट्टीकाडु डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल पर्पस के लिए प्लांट किया गया था। 1940 के बाद केरला में मालानाडु, कोट्टयम और पलक्कड़े में भी बड़े स्केल पर रबर प्लांटेशन हुआ। वाओ! और अगले 10-12 सालों में रबर ट्रीज की लाइन लग गई। इस दौरान 1947 में रबर बोर्ड का गठन किया गया। रबर बोर्ड मतलब रबर का डार्ट बोर्ड? नहीं, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में छोटे किसानों को भी रबर के प्लांट्स लगाने के लिए मोटिवेट किया। वो कैसे? उन्होंने रबर के एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने के लिए 1955 में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। इस इंस्टीट्यूट ने कुछ साल बाद RRII 105 नाम का बीज विकसित किया, जिससे रबर के पेड़ से और ज्यादा रबर मिलने लगी। मतलब छोटे किसानों को भी फायदा होने लगा। जी हाँ, आज इंडिया में रबर के 10 लाख से ज्यादा छोटे छोटे खेत हैं। इंडिया आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका नेचुरल रबर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया के लीडिंग स्टेट्स हैं। मगर रबर को पेड़ के आंसू क्यों कहते हैं? स्पेन के यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1494 से 95 के आसपास साउथ अमेरिका महाद्वीप में बच्चों को रबर की गेंद से खेलते हुए देखा। वहाँ रह रहे लोगों ने उन्हें बताया कि गेंद काउचक यानी क्राइंग ट्री के टेयर्स से बनी है। इस तरह पहली बार यूरोप के लोगों को रबर टेयर्स के बारे में पता चला। कल मैंने एक नई कहावत सुनी। क्या? लोहे की हालत खस्ता, जब तक नहीं मिलाओ जस्ता। इसमें नया क्या है? ये खस्ता तो समझ में आता है, मगर ये जस्ता क्या है? जस्ता मतलब जिंक। जिंक मतलब पीरियोडिक टेबल में 30 नंबर वाला जिंक। दुनिया में लोहे, एल्यूमिनियम और कॉपर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु है जिंक। जब इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है तो फिर कहीं दिखती क्यों नहीं है? जहाँ भी तुम्हें चमचमाता हुआ लोहा या स्टील दिखता है, वहाँ उसमें जिंक भी होता है। मतलब लोहे में जिंक मिलाने से चमकने लगता है? जिंक मिलाने के बाद लोहे और स्टील में जंग नहीं लगती। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो स्टील हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो गैल्वेनाइज्ड स्टील है। इसी जिंक को जब तांबे में मिलाया जाता है तो उस अलॉय को पीतल यानी ब्रास कहते हैं। जिंक कॉपर के नेचुरल अलॉय के रूप में प्रकृति में पाया जाता है और इस तरह के कॉपर और ब्रास से बनी हुई चीजें और हथियार 2800 BC में मिडिल ईस्ट और सुमेर की सभ्यताओं में भी प्रचलन में थे। मगर ये ब्रास प्योर जिंक से नहीं, जिंक ओर से बनता था। लो कर लो बात, उस जमाने में भी चीजों में मिलावट होती थी। सही मायनों में तो जिंक के सबसे कॉमन ओर स्फेलेराइट में जिंक की मिलावट होती है, यानी उनमें से जिंक अलग करना पड़ता है। तो उसमें से जिंक को अलग कर लो बस, ये तो बहुत आसान है। इतना आसान नहीं होता। पहले के लोग इसे कॉपर का ही दूसरा रूप समझते थे। 3rd सेंचुरी BC के बाद से चाइना और रोमन कंट्रीज में लोग जिंक की स्मेल्टिंग और डिस्टिलेशन की टेक्निक ढूंढते रहे, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर अगर उनकी मुलाकात भारतीयों से पहले ही हो जाती तो उन्हें ये तकनीक बड़े आराम से मिल जाती। मतलब इंडियंस ये टेक्निक जानते थे? माना जाता है कि इंडियंस को जिंक डिस्टिलेशन और स्मेल्टिंग की टेक्निक 5th सेंचुरी BC से ही पता थी। इससे पहले भारतीय लोग सिर्फ 7 धातु पहचानते थे और जिंक की डिस्कवरी के बाद ये इस लिस्ट में 8वीं धातु के तौर पर शामिल हो गई। वाओ! उस टाइम में पढ़ना लिखना कितना आसान होता होगा ना। उस जमाने में पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 ही मेटल एलिमेंट्स होते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक 4th सेंचुरी BC से ही इंडिया में इस्तेमाल हो रहा था, मगर वो ब्रास या कॉपर के अलॉय के रूप में था। सुनते हैं कि ताजमहल की जान खतरे में है। ठीक से नहीं पढ़ा तुमने। ताजमहल की नींव खतरे में है। नींव मतलब फाउंडेशन? हाँ, ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर एबनी लकड़ी के शहतीरों पर टिका हुआ है और ये तब तक मजबूत रहती है जब तक कि इन पर पानी गिरता रहता है। आज यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है, जिसकी वजह से इन शहतीरों में क्रैक्स आ सकते हैं। वाओ! ताजमहल का पूरा वेट लकड़ी की शहतीरों पर टिका हुआ है, तब तो ये बड़ी मजबूत लकड़ी होगी। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है। माना जाता है कि ताजमहल की नींव में एबनी इसलिए रखी गई जिससे ये यमुना नदी में आने वाली बाढ़ों से बचा रहे। उनकी सोच ये थी कि मान लो अगर कभी पूरा आगरा बाढ़ में डूब जाए तब भी ताजमहल का कुछ नहीं बिगड़ेगा
और ये शहतीरें ताजमहल के लिए पानी के जहाज का काम करेंगी। और ताजमहल बहता हुआ इलाहाबाद पहुंच जाएगा। वाह! इलाहाबाद क्यों, कोलकाता भी पहुंच जाएगा, मगर डूबेगा नहीं, क्योंकि एबनी की नींव उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ताजमहल में जो एबनी लगी हुई है उसे खास तौर से वेस्ट अफ्रीका से मंगवाया गया था। लोग सच कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने में खर्चा बहुत किया है। वैसे तो दुनिया में 100 से ज्यादा टाइप्स के एबनी ट्रीज पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कीमती वेस्ट अफ्रीका, मॉरिशस, इंडिया और श्रीलंका में पाई जाने वाली एबनी है। इंडिया और श्रीलंका में जो एबनी पाई जाती है इसे बॉम्बे ब्लैकवुड और सिलोन ब्लैकवुड भी कहते हैं। ब्लैकवुड का सबसे प्रचलित नाम तो एबनी ही है। वैसे एबनी का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है द फ्रूट ऑफ द गॉड्स। उर्दू में इसे आबनूस भी कहते हैं। एबनी को हिंदी में तेंदू भी तो कहते हैं ना? बोटानिकली तेंदू का पेड़ भी एबनी ट्रीज की कैटेगरी में ही आता है। ये पेड़ ब्लैकवुड से थोड़ा सा अलग होता है। ओरिजिनल एबनी को पुराने जमाने में युग पत्र भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता था कई युगों तक साथ निभाने वाली। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।